एयर। तो वेव है हमारे पास, वेव इज अ वे, यानी बाय वे हम क्या कर सकते हैं, वेव्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी ट्रांसमिट द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे देखो बोट है, वो जनरेट कर रही है वाटर वेव्स को, जो कि जी साहिल की तरफ, सी से आउट ऑफ द साहिल की तरफ आ रही हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सी व्यू है, वहां देखो कितनी वेव्स आ रही होती है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह साउंड वेव्स जो होती हैं वो लाउड स्पीकर के थ्रू हमारे पास आ रही होती है। तो साउंड इज अ एनर्जी, तो साउंड एनर्जी बेसिकली वो आ रही होती है। इस तरह वाटर वेव्स जो है वो वेव्स आ रही होती है। तो जैसे देखो हमने क्या किया, एक डायग्राम के अंदर आपको शो किया जा रहा है, ऊपर से एक पत्थर जो है वो वाटर के अंदर फेंका गया, तो वाटर के अंदर ये एनर्जीज की वेव्स प्रोड्यूस हुई। तो ये क्या है, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड बाय द वाटर वेव्स के थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर। द मोस्ट कॉमन वेव्स फाउंड इन डेली लाइफ आर वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, और हमारे पास दूसरी वेव्स मौजूद हैं, यानी साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स है, इलेक्ट्रिकल वेव्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक हो गया। देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स, वेव्स की दो कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास कौन सी है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्वर वेव्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास है लॉन्गिट्यूनल वेव्स। वेव्स की यही दो टाइप्स हैं, या आप इसको मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप कह सकते हो। ये जो दोनों वेव्स हैं ये मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं। ठीक है ना, वेव्स दो टाइप, एक होते हैं मैकेनिकल और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसफर वेव्स में ही आती हैं, यानी मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट्स हो, और वो वेव्स जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो वो ईएम वेव्स कहलाती हैं। तो यहां पर हम, क्योंकि हमारा पार्ट नहीं है मैकेनिकल वेव्स, तो इसीलिए हम डायरेक्टली हम कहते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्वर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूनल वेव्स। अगर मैं ट्रांसवर्वर वेव्स की बात करता हूं तो ट्रांसवर्वर वेव इज अ वेव इन विच the vibration of the particles are perpendicular to the direction of the travel waves. Transfer waves can be insulated by the vibrating rope and spring as show below। जैसे देखो ये स्प्रिंग शो किया गया, या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट शो किया गया, आपके पास रोप है, रोप को मैंने पकड़ा ऊपर नीचे, मैं इसको मूव करा रहा हूं। तो देखो जरा अगर गौर से देखो, तो जो मोशन ऑफ द हैंड है वो क्या है, अप डाउन है। ठीक हो गया, ये तो मोशन ऑफ द वेव को देखो, ये अप डाउन हो रही है आपके पास, यहाँ पर रेड वाला एरो नजर आ रहा है, जी। अप डाउन हो रही है, मतलब ये हो गया पार्टिकल अप और पार्टिकल डाउन जा रहे हैं। बट जो वेव है देखो, यहां से जो प्रोड्यूस हो रही है वेव, इस हाथ से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है आगे की तरफ, टूवर्ड द वॉल मोशन कर रही है। तो इसीलिए देखो मैंने नीचे ये जो लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ द वेव्स है इसकी। और पार्टिकल जो है वो अप डाउन मोशन कर रहे हैं, मतलब ये हो गया कि आपकी जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो यूं है कुछ, और पार्टिकल की जो मोशन है वो कुछ यूं है, आपके पास अप एंड डाउन है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ऐसी वेव्स हो जिसमें पार्टिकल्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन करते हैं, उस वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्वर वेव्स। In order to proceed the transfer wave by using the rope, one end of the rope should be attached, and from the other end, the rope must move up and down as shown below. So the vibration of the rope is perpendicular to the direction of the wave. यहां तक ये बात क्लियर हो गई? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। अच्छा, to produce the transfer wave by using the spring, one student can hold the spring while another students can move spring left and right like this। एक स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, आपके स्प्रिंग को, ये जो गर्ल नजर आ रही है आपको, इसने क्या किया हुआ है, स्प्रिंग को होल्ड करके रख दिया। ठीक है, इसने यहां पर स्प्रिंग को होल्ड करके रखा हुआ है, और ये वाला बंदा जो है स्प्रिंग को क्या कर रहा है, लेफ्ट और राइट मूव करा रहा है। अब जब ये लेफ्ट और राइट मूव कर रहा है तो स्प्रिंग मूव कर रहा है लेफ्ट राइट, बट उसकी जो वेव बन रही है वो इस डायरेक्शन में बन रही है, टुवर्ड द गर्ल बन रही है। तो इसमें भी देखो ये डायरेक्शन ऑफ वेव बन रही है, इसके अंदर जो पार्टिकल की मोशन है वो कुछ यूं बन रही है आपके पास। तो यहां पर भी परपेंडिकुलर ही टू ईच अदर बन रहे, मीन पार्टिकल्स की मोशन और डायरेक्शन ऑफ द वेव जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इस किस्म की वेव्स को हम ट्रांसफर वेव्स का नाम देते हैं।
Examples of the transfer waves are water waves, and all the electromagnetic waves are the example of transfer waves. ठीक हो गया? वाटर वेव्स और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफर वेव्स हमारे पास मौजूद हैं। क्लियर हो गई ये बात? जी। आज रेडियो वेव मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेडियो वेव है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रा वॉयलेट है, एक्स रेज है एंड गामा रेज है। ये सारी की सारी ट्रांसफर वेव्स हमारे पास मौजूद हैं जो ऑलरेडी हम स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं। अब उसकी लेट सपोज देखो हमारे पास ये एक वेव मैंने बनाई है, इसमें तमाम टर्म्स जो उसकी वेव्स की हैं वो डिफाइन हुई हुई हैं। देखो अब वेव जो है वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो जब प्रोड्यूस हो रही है तो यहां से अप जा रही है पहले, यानी डायरेक्शन ऑफ द वेव तो ये रही, ये डायरेक्शन ऑफ द वेव है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये पहले यूं ऊपर जा रही है, फिर यहां से होते हुए नीचे आई, फिर यहां से ऊपर चली गई, यूं इसने वेव कंप्लीट कर रही है। अब जो इसमें टर्म्स हैं वो कौन कौन सी? पहली टर्म आती है मेरे पास वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, ये ऊपर गई, ऊपर के बाद दोबारा ये नीचे आई और नीचे के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ गई। तो यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ कंप्लीट वेव। तो देखो यहां अप पॉइंट से लेकर अपर पॉइंट से लेकर अपर पॉइंट तक ये भी वेवलेंथ है, या ये जो सेंटर पॉइंट या लोअर पॉइंट से लेकर इस लोअर पॉइंट तक ये भी वेवलेंथ है। ये डिस्टेंस सारे सेम ही होते हैं। तो वेवलेंथ को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो वेवलेंथ की डिफिनीशन होती है द डिस्टेंस ऑफ अ कंप्लीट वेव, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। अब देखो यहां मैंने लिखा है एम्पलीट्यूड, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वो अपर पॉइंट हो या लोअर पॉइंट हो, मीन यहां से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह तक का ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो है, या ऊपर से लेकर नीचे तक का ये डिस्टेंस जो है, ये दोनों एम्पलीट्यूड कहलाते हैं आपके पास। ठीक हो गई बात? जो जी। मैक्सिमम अपर पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं क्रिस्ट, मीन ये भी क्रिस्ट है, ये भी क्रिस्ट है आपके पास। इसको हम एम्पलीट्यूड सी से हाइट। रिप्रेजेंट करते हैं। जी बेटा क्या कह रहे हो? एम्पलीट्यूड हाइट को कहते हैं। एम्पलीट्यूड हाइट जरूर होती है, एम्पलीट्यूड हाइट को ही नॉर्मल वर्ड्स में कहा जाता है, बट यहां पर जो एम्पलीट्यूड है ना वो दोनों है, यानी हाइट ऑफ द वेव भी है और डाउनवर्ड ऑफ द वेव भी है। तो मैक्सिमम डाउनवर्ड या मैक्सिमम जो पोजीशन है उसकी, मैक्सिमम जो ट्रेवल कर रहा है वो डाउनवर्ड कर रहा है या अपवर्ड कर रहा है, उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। क्रिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ। जो मैक्सिमम डाउन पॉइंट है उसको हम कहते हैं थ्रफ। ये वाला भी थ्रफ है, ये वाला भी थ्रफ है हमारे पास। ठीक हो गया? और जी। थ्रफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी के साथ, सी एंड टी। तो सी हो गया क्रस्ट, क्रिस्ट का मतलब हो गया मैक्सिमम अपर पोजीशन ऑफ द वेव, और थ्रफ का मतलब हो गया मैक्सिमम डाउन पोजीशन ऑफ द वेव। क्लियर हो गई ये बात? जी। अच्छा, अब देखो ये भी वही वेव मैंने बनाई है, लेकिन यहाँ डबल वेव बना दी गई है, थोड़ी सी 3D 2D कर दी गई है, तो उसमें मेरे पास भी इसी तरह की वेव्स आ रही हैं। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। यानी रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन का मतलब है ये वाला पोजीशन है, रेस्ट है इसकी, इससे ये जो मैक्सिमम ये ऊपर पोजीशन गई है या डाउन पोजीशन गई है, इसको मैं क्या कहूंगा? एम्पलीट्यूड कहूंगा। क्लियर होगी डेफिनेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड? जी। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं इसमें वेवलेंथ की, वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, वेवलेंथ इज लैम्डा, लैम्डा डिस्कस किया हुआ है ना। तो जी। लैम्डा क्या है? द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट और थ्रफ, इसको भी कहते हैं, और द डिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वन वेव, इसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ की डेफिनेशन एक और भी आती है,
मीन दो डेफिनेशन और भी हैं, एक तो दो यहां हो गई, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रिस्ट और ट्रफ, एक ये डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन होगी डिस्टेंस ऑफ अ कंप्लीट वन वेव, इसको भी वेव लेंथ कहते हैं। ये दो डेफिनेशन होगी, दो डेफिनेशन और आगे आएंगी जो हम आगे भी करेंगे। तो वेव लेंथ की चार डेफिनेशन है टोटल, तो चारों में से जो मर्जी लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब आ गई लॉन्गिट्यूनल वेव। लॉन्गिट्यूनल वेव में आपके पास लॉन्गिट्यूनल वेव जो है वो वेव्स होती हैं जिसमें आपके पास मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होती है वो पैरेलल होती है। जैसे ट्रांसफर वेव में क्या थी, परपेंडिकुलर मोशन हो रही थी, इसमें क्या होती है, इसमें पैरेलल होती है। तो a longitudinal wave is a wave in which the vibration of the particles are parallel to the direction of the wave. Longitudinal wave can insulate by the spring. उसी स्प्रिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने किया, उसी स्प्रिंग के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो ये वाली डायरेक्शन, पहले क्या था, बच्चे ने पकड़ के रखा हुआ था और ये वाला बच्चा जो था ये लेफ्ट राइट इसको मूव करा रहा था। अब मैं सेम स्प्रिंग यूज करते हुए, बच्ची ने पकड़ के रखा हुआ है, दूसरा बच्चा उसको कंप्रेस कर रहा है और छोड़ रहा है, या उसको खींच के छोड़ रहा है। ठीक है, यानी उसने स्प्रिंग को अपनी तरफ खींच के छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ा, तो देखो यहां मैंने लिखा भी हुआ है, बाय यूजिंग द स्प्रिंग वन स्टूडेंट कैन होल्ड while other student can move spring forward and backward as shown below. So the vibration of the spring is क्या होगा आपके पास, parallel to the direction of waves travel होंगी। जैसे ये देखो ये बन रही है आपके पास, उसकी जो हाथ की मोशन है वो कौन सी हो रही है, उसकी हाथ की मोशन भी यहां पर देखो लेफ्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो रही है, और वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों की डायरेक्शन जो है, यानी डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव, दोनों की जो है वो पैरेलल डायरेक्शन है, जिसकी वजह से ये वेव जो है ये क्या कहलाती है, ये लॉन्गिट्यूनल वेव्स कहलाती है। एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्गिट्यूनल वेव जो हमारे पास है बेटा, उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो साउंड वेव्स होती है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल कौन सी है, साउंड वेव है हमारे पास। ठीक हो गया? तो जो साउंड हम पढ़ेंगे वो लॉन्गिट्यूनल वेव्स में सारा पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूनल वेव कुछ इस टाइप की बनती है हमारे पास, ये जो सामने आपको नजर आ रही है, ये लॉन्गिट्यूनल वेव्स है हमारे पास। लॉन्गिट्यूनल में ये जो लाइंस बनी हुई है ना बेटा, इन लाइंस को कहा जाता है वेव फ्रंट। यानी हम जब वेव ड्रॉ करते हैं ना, लॉन्गिट्यूनल वेव, तो हम ये वाली वेव ड्रॉ करते हैं, इसको कहते हैं वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या चीज है, पहले वेव फ्रंट को समझो, उसके बाद मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूं। जो वेव फ्रंट है ये क्या है, लेट सपोज आपके पास एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, तीसरी वेव ये है, इस तरह कोई वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो वेव फ्रंट है इसकी सिंपल डेफिनेशन है बेटा। सिंपल डेफिनेशन क्या है, अ लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल क्रिस्ट, यानी एक लाइन जो ऑल क्रिस्ट को ज्वाइन करे, या एक लाइन जो ऑल थ्रफ को ज्वाइन करे। दोबारा से डिफाइन कर रहा हूं, द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल क्रिस्ट और द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल थ्रफ, इट्स कॉल्ड वेव फ्रंट। उसको हम क्या नाम देते हैं, वेव फ्रंट का नाम देते हैं। बात क्लियर हो गई यहां तक? जी तो ये जो लाइंस बनी हुई है बेसिकली ये वेव फ्रंट की लाइंस है। ये जो लाइन बनी हुई है ये क्या है, वेव फ्रंट की लाइन है जो आपके पास सामने बनी हुई है। क्लियर हो गई सर, बात? वेव फ्रंट की दोबारा डेफिनेशन बताते हैं। वेव फ्रंट की डेफिनेशन ये है कि द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल क्रिस्ट और द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल थ्रफ। मतलब एक वेव बनी हुई है, फर्ज करो यूं, यहां से यूं वेव बनी है, ये गई हुई है, तो एक लाइन जो इन तमाम क्रिस्ट को ज्वाइन कर रही है, क्रिस्ट का मतलब है अपर पॉइंट, इन तमाम को ज्वाइन कर रही है, या एक लाइन जो ऑल थ्रफ को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन को हम कहते हैं वेव फ्रंट। क्लियर होगी बात? जी अच्छा, अब ये जो लाइनें बनी हुई है ये भी वेव फ्रंट ही है। अब वेव लेंथ की एक और डेफिनेशन सुन लो, वेव लेंथ की एक और डेफिनेशन।
डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट जो है ना, वो भी वेवलेंथ होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट, उसको भी हम वेवलेंथ ही कहते हैं। तो देखो तीन डेफिनेशन होगी। एक डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रिस्ट और थ्रफ, डिस्टेंस ऑफ अ कंप्लीट वेव, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। और थर्ड नंबर हो गई डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट। अब यहां पर वेव फ्रंट नहीं बताया गया, तो इसीलिए मैं यहां पर वो डेफिनेशन नहीं इंक्लूड करूंगा कि भाई वेव फ्रंट, बेसिकली ये वेव फ्रंट है, लेकिन इस डायग्राम में ये दिखाया गया कि ये स्प्रिंग है। इस डायग्राम में ये बताने की कोशिश कीजिए स्प्रिंग है। जैसे देखो यहां पीछे स्प्रिंग की तरफ जाओ, पीछे तरफ जाओ, स्प्रिंग को देखो। तो स्प्रिंग में आप गौर से देखोगे तो स्प्रिंग में भी तो देखो इसी तरह की ये प्रोड्यूस हो रहा है ना, जरा गौर से देखो इस जगह पर यूं, ये जो है या ये जो है या ये जो है, तो इसमें भी देखो लाइन सी बनी हुई है, कुछ लाइनें ओपन है कुछ क्लोज्ड है, यही है कुछ। जी। अब यही चीज आपके पास यहां पर इस डायग्राम में भी शो की गई है कि भाई ये जो है ये आपसे बता रहा है कि चलो ये वो स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग का वो पार्ट, जैसे देखो ये वाला पार्ट है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ गए हैं, इसको कहते हैं कंप्रेशन। क्या पार्ट कहते हैं? कंप्रेशन। अच्छा, ये जो कंप्रेशन है ना बेटा, यहां पर पार्टिकल करीब करीब होते हैं तो इसके अंदर हाई प्रेशर होता है। कंप्रेशन में प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। फिर ये जो पार्ट है जहां पर ये पार्टिकल देखो ओपन है, इस पार्ट को कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रेयर फ्रैक्शन। ठीक हो गया? वो पार्ट जी। जहां पर पार्टिकल करीब करीब है, कंप्रेस्ड है, उसको हम कहेंगे कंप्रेशन। और वो पार्ट जहां पार्टिकल ओपन है, उसको हम कहेंगे रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन में एक तो ये फर्क हो गया कि पार्टिकल करीब और पार्टिकल दूर है। दूसरा फर्क ये होता है कंप्रेशन में आपकी प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और रेयर फ्रैक्शन में जो प्रेशर होता है वो कम होता है। यहां तक क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, अब चौथी डेफिनेशन सुन लो वेवलेंथ की। चौथी डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू रेयर फ्रैक्शन या डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रिस्ट और थ्रफ, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहां पर क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रिस्ट और थ्रफ नहीं होते, तो यहां पर हम उसकी डेफिनेशन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, इट्स आल्सो कॉल्ड द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की देखो चार डेफिनेशन होगी, चारों दोबारा से बता रहा हूं। नंबर वन डेफिनेशन, डिस्टेंस ऑफ अ कंप्लीट वन वेव, यानी यहां से शुरू हुआ, यहां पे यूं आया और यहां तक हो गया, ये कंप्लीट वन वेव हो गई। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये वेवलेंथ कहलाता है। एक डेफिनेशन ये होगी। दूसरी डेफिनेशन ये हो गई कि इस क्रिस से लेकर इस दूसरे क्रिस तक ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी वेवलेंथ ही कहलाता है, यहां तक। उसके बाद इसी डेफिनेशन का सेकंड पार्ट हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रफ्स, ये थ्रफ्स हैं तो थ्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाता है। क्लियर हो गया? तो दो डेफिनेशन होगी। तीसरी डेफिनेशन होगी डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। यानी वेव फ्रंट के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये तीन डेफिनेशन होगी। चौथी डेफिनेशन यहां पर आ गई, दो रेयर फ्रैक्शन के बिटवीन डिस्टेंस या दो कंप्रेशन के बिटवीन डिस्टेंस, इसको भी हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। बात क्लियर हो गई यहां तक? जी। आज अब इसमें भी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। Compression is the region where the particles are close together and high pressure. Rarefaction is the region where the particles are further apart and has low pressure. बाकी वेवलेंथ की डेफिनेशन सेम उसी तरह होगी, सब कुछ उसी तरह होगा।
अब हमारे पास आई फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। बात क्लियर हो गई? हेलो। जी सर, अभी आप कुछ बोल, आपकी मुझे एक भी आवाज नहीं आई है। अच्छा, दोबारा से सुनो, दोबारा से बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। मीन एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, मीन कितनी वेव्स। लेट सपोज यहां पर मेरी वेव्स है यूं, ये वेव्स बनी है। अब मुझे उसने कहा यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये 1 सेकंड में कंप्लीट हुई है। तो अब मैं काउंट करूंगा कितनी वेव्स कंप्लीट। देखो ये 1 वेव हो गई, यहां से यहां तक 1 वेव, यहां से यहां तक 2 वेव्स, फिर यहां से यहां तक 3 वेव्स। तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है 3 हर्ट्ज, क्योंकि 1 सेकंड में 3 वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो 1 सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर होगी बात? जी। अब वो मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या चीज है? टाइम पीरियड का मतलब होता है, लेट सपोज ये 1 वेव यहां से कंप्लीट हुई, यानी ये 1 वेव क्या हुई, यहां से स्टार्ट हुई इस जगह से, और ये होते हुए यहां पर कंप्लीट हो गई। तो ये 1 वेव कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है, यानी एक वेव कंप्लीट करने के लिए उसने जितना टाइम लिया है ना बेटा, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसको हम? टाइम पीरियड। तो इसीलिए ये आपस में रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड का मतलब है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 वाइब्रेशन, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। दैट्स सर, ये वाई। जो आपने बताई है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी इसमें बनी है? तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक, लेट सपोज आपको मैं एक और चीज बना के दे देता हूँ। लेट सपोज आपके पास यहाँ टाइम बनाया हुआ यूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस तरह। फिर यहाँ पर वेव बना दी यूं, ठीक हो गया? अब वो आपसे कह रहे हैं इसमें फ्रीक्वेंसी निकालो। क्या निकालो? फ्रीक्वेंसी।
अब अगर ये टाइम दिया हुआ सेकंड्स में, तो मुझे पता है फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड तो यहां पर हो गया ना 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में देखो कितनी वेव्स बनी है, कितनी वेव बनी है 1 सेकंड में। सर कितनी वेव बनी है बच्चा? 1.5। हाफ वेव बनी है बेटा, 1.5 नहीं 0.5। क्योंकि पहली वेव यूं पूल यहां से यहां तक होती है, और यहां तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बना है, पहला वाला, है ना। तो हाफ वेव बनी है। तो एक से इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0.5 हर्ट्ज। सही है। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक वेव के अंदर कितनी, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव बन रही है, बस। अच्छा, अगर यहां मुझे टाइम पीरियड पूछा जाता कि व्हाट इज द टाइम पीरियड हियर, तो मैं टाइम पीरियड निकालता, मैं कहता 1 वेव कंप्लीट करो। यहां से ये वेव शुरू हो रही है, यूं जाके यहां पर यहां तक आ रही है। यहां तक कितना टाइम लिया है इसने? जी बेटा, कितना टाइम लिया है? जी अच्छा 1 वेव का कितना टाइम है? 0.5। नहीं नहीं, बेटा, यहां से यहां पर ये यहां तक आई है तो 2 हुआ ना। सर यहाँ पे तो जो आपने 1 के ऊपर शॉट लगा हुआ है वो तो उतनी बन रही है। वो तो हाफ वेव बन टाइम। रही है ना बेटा, वो तो हाफ वेव जी। बनी है। अब मैं पूछ रहा हूँ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है टाइम फॉर 1 वेव, तो एक वेव का पूरा। तो एक वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, यूं जा रही है, फिर यहां तक आ रही है, तो ये पूरी 1 वेव हुई। तो 1 वेव 2 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। तो टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.5 है इस वेव्स के लिए। क्लियर हो अच्छा। गई बात? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें?